जय हिंद दोस्तों। YouTube ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म शिखर अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करते हैं सब लोग अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अब देखते हैं आज की क्लास। तो पिछली क्लास में हमने शोषण के विरुद्ध अधिकार और धार्मिक शिक्षा संबंधी अधिकार जो है वो कंप्लीट कर लिया था। आज जो है वो अल्पसंख्यक के हितों के अधिकार के बारे में हमको पढ़ना है, जो संविधान में अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 में दिया गया है। ठीक है, तो स्टार्टिंग में मूल अधिकारों के मैंने आपको बताया था कि 5 अधिकार ऐसे हैं जो सिर्फ क्या है भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ठीक है, वो कौन कौन से हैं? वो हैं अनुच्छेद 15, 16, 19, 29 और 30। ठीक, तो आज 29 और 30 ये 2 अनुच्छेद ऐसे हमको पढ़ने हैं जो क्या है सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। ये किसी भी विदेशी नागरिक या पर्यटक को नहीं प्राप्त है। जैसे अनुच्छेद 14 है विधि के समक्ष समता, तो वो क्या है कि देश में किसी भी व्यक्ति को प्राप्त है। कोई विदेशी आया है तो उसको भी कानून में समान नज़र से देखा जाएगा, और भारत का नागरिक है उसको भी कानून में उसी नज़र से देखा जाएगा। लेकिन अब जो अनुच्छेद 15 और 16 है, ठीक, नियोजन में अवसर की समानता, और ये आपका अनुच्छेद 15, तो ये कौन से हैं? ये क्या होता है कि इनको सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान किया गया है। ठीक, इसी तरह जो 19 में विभिन्न प्रकार की स्वतंत्रता दी गई है वो सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्रदान की गई है। और उसी के क्रम में अनुच्छेद 29 और 30 कौन से हैं? अल्पसंख्यक वर्ग जो हैं उनके हितों का संरक्षण है। ठीक है, कि उनके हितों के संरक्षण के बारे में हमको क्या है जानकारी देता है। ठीक, तो ये है 29 और 30, ये सिर्फ भारतीय नागरिकों को प्राप्त होते हैं। तो आज की क्लास में हमें यही 2 अनुच्छेद करना है, तो इनको आज देखते हैं। तो अनुच्छेद 29 और 30 क्या है? ये है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ठीक, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार किसका? जो व्यक्ति भारत में अल्पसंख्यक हैं। अब भारतीय संविधान में कहीं पर भी अल्पसंख्यक वर्ग को क्या है वो परिभाषित नहीं किया गया है। ठीक, ये किस आधार पर? ये जैसे जनसंख्या के आधार पर, या फिर धर्म के आधार पर, या फिर उनकी संस्कृति या भाषा के आधार पर इनको अल्पसंख्यक जो है वो गृह मंत्रालय जो है वो बताता है कि ये वर्ग जो है वो अल्पसंख्यक है या नहीं है। ठीक, अब जैसे भारत क्या है, भारत में मुस्लिम जो समुदाय है उसको अल्पसंख्यक वर्ग के रूप में मोस्टली जानते हैं, लेकिन बौद्ध हो गए, जैन हो गए, ईसाई हो गए, सिख हो गए, ये क्या है जैसे भारत में क्या है कि हिंदू जनसंख्या जो है वो अधिक है। तो इसीलिए ये जो वर्ग हैं ये कौन से वर्ग आ जाते हैं? ये अल्पसंख्यक वर्ग आ जाते हैं, क्योंकि हिंदू वर्ग के कंपेयर में जो बाकी वर्ग हैं वो क्या है उनकी संख्या कम है, तो इसीलिए इनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। ठीक, तो इस क्रम में अनुच्छेद 29 जो आता है, अनुच्छेद 29 29 आर्टिकल 29 आपको क्या बताता है कि अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। ठीक, मतलब क्या है कि जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं, ठीक, तो अल्पसंख्यक वर्ग किस आधार पे होंगे? भाषा के आधार पर हो जाएंगे, धर्म के आधार पर हो जाएंगे, लिपि के आधार पर हो जाएंगे। तो इन आधारों पर क्या हो जाता है? ये अल्पसंख्यक हो जाते हैं। ठीक, तो इनके हितों का जो है वो संरक्षण कहाँ पे बताया गया है? अनुच्छेद 29 में। ठीक, फिर आता है अनुच्छेद 29 का पहला, 29 का 1। ठीक, तो अनुच्छेद 29(1) में बताया जाता है कि जो भी वर्ग हैं, ठीक, प्रत्येक भारतीय नागरिक को, ठीक है, जितने भी भारतीय नागरिक में जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनको अपनी जो भाषा है, अपनी संस्कृति है, ठीक, अपनी लिपि है, उसको क्या है, उसको बनाए रखने का और संरक्षण करने का जो है वो अधिकार प्राप्त होता है। ठीक, तो ये अधिकार कहाँ से प्राप्त होता है? ये अधिकार प्राप्त हो जाता है संविधान के मूल अधिकार से। ठीक, ये चीज आपको यहाँ से पता चलती है। फिर आ जाएगा अनुच्छेद 29 का 2। ठीक, अब अनुच्छेद 29 के 2 में बताया गया है कि
ऐसी जो शैक्षिक संस्थाएं हैं, ठीक, जिनका वित्तीय पोषण जो है वो राज्य करता है, वो पूर्ण रूप से हो या आंशिक रूप से हो, अगर उनका पोषण राज्य कर रहा है या फिर वो संस्थाएं क्या है, राज्य द्वारा वित्त पोषित हैं, तो उनका क्या होगा कि उसमें जो धर्म, संस्कृति, भाषा, इन सब के आधार पर किसी भी अल्पसंख्यक वर्ग को वंचित नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये चीज बताता है 29(2). अब यहाँ पे एक शब्द आता है संस्कृति। ठीक, तो संस्कृति को संविधान में बताया गया है जीवन पद्धति के आधार पर। ठीक है, जीवन पद्धति के रूप में यहाँ पे मतलब व्यक्ति का गायन, नृत्य, ये सब चीजें, वेशभूषा, ठीक, वेशभूषा, ये सारी चीजें जो हैं वो इसमें आती हैं, किसमें, संस्कृति में। तो अगर संस्कृति के आधार पर वर्ग अल्पसंख्यक है तो उसमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ संस्कृति एक जीवन पद्धति है। ठीक, तो उसमें क्या क्या आ जाएगा, नृत्य, गायन, वेशभूषा, खान पान, ये सारी चीजें क्या हैं, वो संस्कृति के अंतर्गत आती हैं। ठीक, फिर आ जाएगा अनुच्छेद 30। अनुच्छेद 30 में बताया गया है कि धार्मिक शिक्षा, ठीक है, या फिर शिक्षा संस्थान जो हैं, ठीक, जो भी शिक्षा संस्थान होंगे, अगर व्यक्ति का वर्ग जो है वो अल्पसंख्यक है, ठीक, अगर अल्पसंख्यक वर्ग का व्यक्ति है तो वो शैक्षिक संस्थान की क्या करेगा, स्थापना कर सकता है। ठीक, उसका क्या कर सकता है, प्रशासन कर सकता है। ये बताता है अनुच्छेद 30। तो इसमें कहा गया है कि शिक्षा संस्थाओं की स्थापना और प्रशासन, ठीक, दो चीजें यहाँ पे आपको बताता है। कौन कौन सी, स्थापना और प्रशासन कौन कर सकता है, अल्पसंख्यक वर्ग के व्यक्ति। ठीक, ये चीजें वो कर सकते हैं। उसके बाद आता है अनुच्छेद 30(1). तो 30(1) में बताया गया है कि धर्म या भाषा आधारित अल्पसंख्यक, ठीक, मतलब कौन कौन से, धर्म और भाषा। तो अगर शिक्षा संस्थान की स्थापना करना है अल्पसंख्यक वर्ग में तो वो कौन कौन से आधार रहेंगे, वो धर्म का आधार होगा और भाषा का आधार होगा। ये क्या कर सकते हैं, ये शिक्षा संस्थान की क्या कर सकते हैं, एक तो स्थापना कर सकते हैं, दूसरा ये प्रशासन कर सकते हैं। ठीक, अब आता है अनुच्छेद 30(2). अनुच्छेद 30(2) बताता है कि शिक्षा संस्थाओं में क्या होता है कि शिक्षा संस्था जो होती हैं वहाँ पे वो जैसे क्या होता है, एक तो हो जाती है आपकी निजी शिक्षा संस्थान। ठीक, निजी शिक्षा संस्थान जो होते हैं वो पूर्ण रूप से क्या होता है कि निजी खर्चे पर होते हैं। ठीक, उनमें राज्य का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। तो वहाँ पे क्या है कि धार्मिक शिक्षा जो है वो हमने पीछे पढ़ा था कि उन शिक्षक संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है। फिर दूसरे आते हैं, एक होते हैं राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित और दूसरे होते हैं राज्य द्वारा आंशिक रूप से वित्त पोषित। ठीक, तो सॉरी, इन दो प्रकार के शैक्षिक संस्थानों में जो है वो धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। तो अनुच्छेद 30(2) में यही बताया गया है कि जो भी शिक्षा संस्थान है, ठीक, उसमें अगर सरकार जो है वो शिक्षा संस्थान को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है, ठीक, कुछ पैसे दे रही है, अनुदान दे रही है, तो वो क्या करेगी कि किसी भी शिक्षा संस्थान को धर्म और भाषा के आधार पर विभेदित नहीं करेगी। ठीक है, तो अनुच्छेद 30(2) हमको क्या बताता है, 30(2) यही बताता है कि शिक्षा संस्थान जो है वो सरकार जो है या फिर जो राज्य है वो किसी भी शिक्षा संस्थान को वित्तीय सहायता देने में धर्म और भाषा के आधार पर विभेद नहीं करेगा। ठीक, तो ये दो अनुच्छेद हैं आपके संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। यहाँ पे क्या बताया गया है, अल्पसंख्यक जो वर्ग हैं उनके जो हित हैं उनके संरक्षण के बारे में। ठीक है, अब एक अनुच्छेद आपका बचता है, अनुच्छेद 31, आर्टिकल 31। तो आर्टिकल 31 जो है वो 6वां मौलिक अधिकार था पहले, लेकिन अब ये हटा दिया गया है। हटाया क्यों गया, क्योंकि ये संपत्ति का अधिकार था।
संपत्ति का अनिवार्य अर्जन अनुच्छेद 31 के अंतर्गत आता है। इसका मतलब यह है कि जो आपकी संपत्ति है वो आपकी ही रहेगी किसी भी परिस्थिति में। ठीक, तो यहाँ पे क्या था, जब देश आज़ाद हुआ तो देश का विकास जो था वो उसकी मूल अवधारणा थी कि देश का विकास करना है। अब विकास में जो था, कहीं पे रोड बन रहा है, कहीं पे रेलवे की सड़क, रेलवे जा रही है, कहीं पे बिजली लग रही है, खंभे लग रहे हैं, तो क्या था कि जो व्यक्तियों की संपत्ति थी वो उस रास्ते में आ रही थी। अब जैसे सड़क जा रही है तो सड़क कहीं ना कहीं किसी की जमीन से ही जाएगी ना, तो जमीन से जब जा रही है तो क्या होता था कि व्यक्ति कुछ थे जो देश के विकास में योगदान दिए, तो वो अपनी सड़कें दिए, उनको उसके स्थान पे क्या मिला, मुआवजा। ठीक, उनको उसके हिसाब से उनको भुगतान कर दिया गया कि आपकी इतनी जमीन इस परियोजना में गई है, आपके ये पैसे हैं। ठीक, अब कुछ लोग थे जो भावुक होते थे। ठीक, भावुक कैसे कि उनको ये था कि ये हमारी पुश्तैनी जमीन है, हमारे दादा परदादा की जमीन है, तो हम ये जमीन नहीं दे सकते हैं। ठीक, अब सरकार क्या है, अनुच्छेद 31 मौलिक अधिकार है संपत्ति का अनिवार्य अर्जन। तो अब सरकार जो है या फिर संस्था जो है वो उस संपत्ति को जबरदस्ती उनसे नहीं ले सकती है, क्योंकि उनको मूल अधिकार प्राप्त है। अगर जबरदस्ती आप उनसे जमीन ले रहे हैं तो क्या करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे या फिर हाई कोर्ट चले जाएंगे, और फिर कोर्ट से क्या फटकार लगेगी। तो इसलिए 44वां संविधान संशोधन 1978 में जब किया गया तो उसमें ये संपत्ति का अनिवार्य अर्जन या फिर जो संपत्ति का अधिकार था इसको वहां से हटा दिया गया। कहां से, मूल अधिकारों से। और उसके बाद इसको अनुच्छेद 300 का, कहां पे, अनुच्छेद 300 का से कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, तो ऐसा नहीं है कि जो संपत्ति का अधिकार था वो पूर्ण रूप से हटा ही दिया गया है, इसको स्थानांतरित किया गया है। कहां से, मूल अधिकार से हटा के 300 का में कानूनी अधिकार के अंतर्गत। तो ये बात समझ में आ गई आपको। तो अनुच्छेद 31 क्या था, संपत्ति का अनिवार्य अर्जन, और इसको 44वें संविधान संशोधन 1978 से हटा के, मूल अधिकार से हटा के 300 का के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया। ठीक, अब कल की क्लास में आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ना है, संवैधानिक संरक्षण का अधिकार। ठीक, उपचारों का अधिकार। ठीक, तो संवैधानिक उपचारों के अधिकार में आपको 5 प्रकार की रिट पढ़नी है जो सुप्रीम कोर्ट और एज वेल एज हाई कोर्ट दोनों क्या है वो जारी करते हैं। वो कब जारी करते हैं, मूल अधिकारों के उल्लंघन पे। ठीक, तो कल की क्लास में हम रिट देखेंगे। ठीक है, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आज की क्लास में आपके लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।